नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यह है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। पहला सवाल लेते हैं। पीए जी हैं, इन्होंने लिखा है, विच एरिया ऑफर द बेस्ट अफोर्डेबल प्रॉपर्टी ऑप्शंस एमंग ताथोड़े, पुनवले, बानेर, बालेवाड़ी और नियर बाई लोकेशन, considering factors like price, infrastructure, and future growth potential, where would be the best place to invest? देखिए, अब इस सवाल में कई चीजें छुपी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये भी पूछा है कि बेस्ट प्राइस कहाँ पे हो सकता है। आप ये भी पूछ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा क्या हो सकता है। आप ये भी पूछ रहे हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, आखिर जिन लोकेशंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, इनके प्राइसेस क्या हैं। अगर आप बानेर बालेवाड़ी के देखें, क्योंकि आपने जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हैं, उसमें अगर सबसे ज़्यादा प्राइस वाला कोई लोकेशन है, तो वो फिर आपका बानेर बालेवाड़ी है। यहाँ के रेट अगर आप देखें तो 12,500 से लेके 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में है। अब ये प्राइस मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो व्यूअर्स नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से बता दूँ, जो आपका टोटल पैकेज होता है, एक्सक्लूडिंग योर मेंटेनेंस, जो कि आप पोजीशन पे करते हैं, उसे हटा दीजिए। जो आपका टोटल पैकेज बन रहा है, उसे डिवाइड कर दीजिए कारपेट एरिया से प्लस टेरेसेस वगैरह, जिसे टोटल एरिया भी कहा जाता है। और जब आप किसी भी डेवलपर के यहाँ विजिट करते हैं, तो इस टोटल एरिया को कारपेट एरिया ही कहा जाता है, जिसमें ड्राई बैल्कनी और बैल्कनी जो है, उसका एरिया एडेड रहता है। तो आपको ये प्राइसेज़ जो मैं बता रहा हूँ पर स्क्वायर फीट का, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यानी 12,500 से 18,000 रुपए का जो मैं रेट बता रहा हूँ, कहीं भी जाएँगे टोटल एरिया, यानी कि जो डेवलपर आपको कारपेट एरिया बोलता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस लोकेशन का जो एक प्राइस रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप समझ जाएँगे। तो बानेर बालेवाड़ी में अगर आप देखें, तो लोएस्ट 12,500 से लेके 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच में जो है प्राइसेज़ हैं। वहीं जैसे ही आप वाकड़ या फिर हिंजौड़ी की तरफ आते हैं, तो हिंजौड़ी अगर मैं बात करूँ, तो हिंजौड़ी फ़ेज़ 1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो प्राइसेज़ मिलेंगे, वो 11,500 से लेके 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेंगे। अगर वही चीज़ आप ताथौड़ी की तरफ मूव करने जा रहे हैं, तो ताथौड़ी में जो आपको प्राइसेज़ मिलेंगे, वो कहीं न कहीं 10,500 रुपए से लेके 11,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आस-पास मिलेंगे। वहीं पुनवले और क्यूले की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्राइसेज़ 8,500 रुपए से लेके आपको 11,500 रुपए तक रेंज करेंगे। और इसी हिसाब से अगर आप थोड़ा और आगे मामूड़ी वगैरह की तरफ जाएँगे, तो ऑलमोस्ट 200-400 रुपए पर स्क्वायर फीट का फ़र्क आता है। तो अगर आप सस्ते के हिसाब से देख रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो मामूड़ी का लोकेशन है, जो क्यूले का लोकेशन है, रावेत का लोकेशन है, पुनवले का लोकेशन है, वहाँ पे प्राइसेज़ अभी कम हैं। और जैसे-जैसे आप ताथौड़े, वाकड़, हिंजौड़ी, बालेवाड़ी, बानेर, सूसपासान, तो ये सूसपासान से फिर से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप बानेर बालेवाड़ी पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे प्राइस राइज़ हो रहा है। यानी कि जहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से प्राइस राइज़ होना स्टार्ट हो रहा है। और जहाँ पे मेट्रो टर्न होके बालेवाड़ी, बानेर से होता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो इस लोकेशन में सबसे ज़्यादा। तो इंफ्रा डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करें, तो बानेर, बालेवाड़ी, वाकड़ का कुछ हिस्सा और हिंजौड़ी फ़ेज़ 1, इसको ज़्यादा अच्छा जो है एक तरीके से मेट्रो की वजह से भी, और जो आपका सेंटर ऑफ सिटी से कनेक्टिविटी है या फिर वहाँ से जो डिस्टेंस है, उसके हिसाब से इसको ज़्यादा आप तवज्जो दे सकते हैं। अगर आप प्राइस को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं कि हमें कम प्राइस में ही चाहिए, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, तो फिर आपको टुवर्ड्स क्यूले की तरफ, रावेत की तरफ, पुनौले, ताथौड़ी की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रेट्स अभी सस्ते हैं। लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पेस क्या रहेगा, वो कहीं न कहीं आपको जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कह रहा हूँ। तो आपके मन में इस तरह की दुविधाएँ उठ सकती हैं कि मैं तवज्जो किस चीज़ को दूँ? तो इससे पहले आप अपना जेब चेक करें। अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आप वाकड़, हिंजौड़ी, बानेर, बालेवाड़ी या फिर ताथौड़ी की तरफ उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और आपको यह भी समझना होगा कि आप उस प्रॉपर्टी को क्यों खरीद रहे हैं। क्योंकि बायस कई तरह के होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में रह भी सकता हूँ। कई लोगों का ये मानना होता है कि नहीं, शुरू में रहेंगे और बाद में इसे एज़ ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करेंगे। कई लोगों का बिल्कुल क्लियर रहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही लेना है, मुझे रहना ही नहीं है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि पोज़ीशन आएगा और हम इमीडिएट एग्ज़िट हो जाएँगे। तो और कई लोगों का ये भी है कि भाई मुझे रेंटल रील चाहिए, और बाद में जब प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे, तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि बेचना है या नहीं बेचना। तो ये कई तरह के जो है आपके कैटेगरी बन जाते हैं कि आप किस तरह के बायर हैं। उसे समझ के, अपना पॉकेट देख के फिर आप निर्णय लीजिए। और प्राइस के बाद फिर आपको डेवलपर्स को भी समझना चाहिए कि कौन-सा डेवलपर किस तरीके से, कौन-सा लेआउट आपको सूट कर रहा है, कौन-सा लोकेशन आपको सूट कर रहा है, और उनके जो डिलीवर्ड सेगमेंट है, कोशिश करिए कि एक बार जाके विज़िट करके वहाँ पे देख लीजिए।
इन सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपको 100% जो आप चूज़ करेंगे वो सही निकलेगा। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि सौदागर की मदद की ज़रूरत है, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसे फिल करिए, थोड़े में अपनी समस्या हम तक पहुँचाइए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सौदागर ने अभी तक 20,000 प्लस लोगों को कहीं न कहीं एक तरीके से गाइडेंस दे चुका है, चाहे वो ओवर द कॉल हो, व्हाट्सएप पे हो, इन पर्सन कंसल्टेशन हो। और इसमें से मैक्सिमम जो क्वेरीज़ हैं 70-80% हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को सर्विसेज़ दिए हुए हैं। ये हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट रहता है। कुछ चीज़ों में जब आपको इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे नॉमिनल फ़ी हम लोग ज़रूर चार्ज करते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो हमने तमाम वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसे आप देख के समझ सकते हैं कि हमें किन-किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए और उससे जाके आप ग्राउंड पे जो है वेरीफ़ाई करें और फिर अपना डिसीज़न लें। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, इन्होंने लिखा है, "एक 2 गुंठे जमीन घेऊन घर बांधकाम करता येईल का? नाहीतर गरीब लोकांना फक्त फ्लॅट घ्यावे लागतील का? त्यांना कायदेशीर चौकटीत राहून त्याच्या जमिनीवर घर बांधण्याची परवानगी द्यायला हवी का? जर त्याला काहीही बेकायदेशीर होणार नसेल." देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है लक्ष्मीकांत जी। हर कोई चाहता है कि हमारा ज़मीन, हमारा छत हो। और होता क्या है कि जब आप फ्लैट लेने जाते हैं तो वो कहीं न कहीं एक्सपेंसिव है। आपको लिमिटेड लिमिटेड स्पेस मिलता है और हर व्यक्ति ये चाहता है यार कहीं हमें ज़मीन मिल जाता साफ-सुथरा, तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते, हम उसमें अपने हिसाब से 2 फ्लोर बना लेते और हमें ऊपर रूफ जो एक्सेस है वो भी मिल जाएगा। तो स्पेस का जो क्रंच है वो नहीं रहेगा, कम प्राइस में ज़्यादा स्पेस मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा। ये हर किसी की सोच है। लेकिन अब इसमें समस्या कहाँ पे आती है? जैसे यहाँ पे टुकड़ेबंदी कायदा है, जिसके चलते छोटे प्लॉट्स जो गुंठेवारी में रहते हैं, अनऑर्गेनाइज़्ड रहते हैं, उसका जो है डॉक्यूमेंट भी आज की डेट में बंद हुआ है। यानी अगर आप 1 गुंठा, 2 गुंठा ऐसा आप खरीद के अपने नाम पे 7/12 कराना चाहते हैं, तो मुश्किल है, उसमें कंबाइंड डॉक्यूमेंट किया जाता है। यानी मिनिमम 11,000 स्क्वायर फीट का एक ग्रुप बनाया जाता है, चाहे उसमें 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों या फिर 20,000 स्क्वायर फीट या 22,000 स्क्वायर फीट, जो भी उस क्लब करने में एक साथ बन रहा है, वो कंबाइंड डॉक्यूमेंट किया जाता है। वो उसमें भी सेटिंग करके पैसे वगैरह देके चीज़ें होती हैं, आप सबको पता होगा। अब इसमें क्या रहता है कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं स्पेस के लिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए कि हमें स्पेस मिल जाए, अपना ज़मीन रहेगा, अपना छत रहेगा। लेकिन उनके सर पे तलवार ज़रूर लटकी रहती है कि आखिर आने वाले समय पे कैसा रहेगा? फैसिलिटीज़ कैसी रहेंगी? रोड की विड्थ कैसी रहेगी? वाटर कनेक्शन कैसा रहेगा? सीवर लाइन रहेगी, नहीं रहेगी? क्या रोड की विड्थ इतनी रहेगी, कल को कोई भी इमरजेंसी आता है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड या कोई भी और गाड़ियाँ अंदर आ सकती हैं? कई बार यह भी देखा गया है कि जब अनऑर्गनाइज़्ड कंस्ट्रक्शन होता है, तो वाटर टैंकर भी ढंग से अंदर तक जो भी कंस्ट्रक्शन हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। शुरू में जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन जब सारा का सारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये समस्याएँ आती हैं। अब इसमें इसका इलाज क्या है? देखिए, गवर्नमेंट को कहीं न कहीं क्या करना चाहिए, जैसे ये लोग टाउन प्लानिंग ले आते हैं। कई बार जो है आपका हाईटेक सिटी की बात होती है, जैसे महाडुंगे में बात हुई थी कि आप जो लैंड ओनर्स हैं, उनके लैंड को आप लोग लीजिए। कौन लेगा? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करे, वहाँ पे प्रॉपर वाइड रोड निकाले, गार्डन के लिए स्पेस निकालिए, स्कूल के लिए स्पेस निकालिए, हॉस्पिटल के लिए स्पेस निकालिए और बचे हुए लैंड पार्सल को दोबारा लैंड ओनर्स को दे दीजिए, ज़ोनिंग कन्वर्ट करके। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो उस एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी और रोड डेवलपमेंट का ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट को खुद या कॉर्पोरेशन को खुद लेना चाहिए। अगर वो रोड वाइड बना देते हैं और स्पेस एलोकेट कर देते हैं गार्डन के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो वहाँ पे आने वाले समय पे ऑर्गनाइज़्ड स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन बनेंगे। वहाँ पे स्पेस एलोकेट रहेगा जहाँ पे इंसान प्लॉटिंग पे अपना खुद का घर बना सकता है। ऐसे भी स्पेस एलोकेटेड होंगे जहाँ पे हाई राइज़ टावर्स बन सकते हैं। तो उस पूरे लोकेशन पे एक ऑर्गनाइज़्ड डेवलपमेंट होगा। जिसको ज़मीन चाहिए, वो अपने ज़मीन को लेके बना सकता है। जिसको फ्लैट चाहिए, फ्लैट में जा सकता है। कॉमर्शियल के लिए भी स्पेस रहेंगे तो वहाँ कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा, यानी ड्राइवर्स जो है आएँगे। तो एक तरीके से इकोसिस्टम बन जाएगा और लोगों को ये समस्याएँ नहीं होंगी। आखिरकार आप सोचिए, जो बैरन लैंड है, जो पथरीली ज़मीनें हैं, वहाँ पे खेती तो हो नहीं रही है और ये गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ पे गुंठेवारी होगा, वहाँ पे अनऑर्गनाइज़्ड प्लॉटिंग होगा और वहाँ पे लोग घर ही बनाने वाले हैं। लेकिन वो अनऑर्गनाइज़्ड होगा, उनके रेट नहीं बढ़ेंगे, वो एग्ज़िट नहीं कर पाएँगे, उनको लोन नहीं मिलेगा। आज वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए खर्च कर पा रहे हैं। लेकिन जब उसके प्राइसेज़ वो बढ़ेंगे ऑन पेपर या सुनने में आएगा, तो कौन उस कंस्ट्रक्शन का मान लीजिए कॉस्ट आप मिला लीजिए, 80 लाख का प्लॉट हो गया, उसमें 50 लाख रुपए उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे लगाया है, तो सवा करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपए कौन देना चाहेगा अगर उसको लोन ही नहीं हो पा रहा है? तो एग्ज़िट करने में भी दिक्कत आती है।
इसके बजाय अगर ये चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड रहे, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी-सी महँगी होंगी। भाई जो लैंड ओनर है उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप प्लॉट मिल गया, ज़ोनिंग चेंज होके मिल गया, यानी वो खुद तो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन अगर वो उसे बेचना चाहता है तो ऑब्वियस है क्योंकि डेवलप्ड हैं चीज़ें तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन लोगों के लिए आसान हो जाएगा एंट्री लेना भी क्योंकि लोन मिल जाएगा, एग्ज़िट होना भी आसान होगा क्योंकि जो अगला बायर आएगा उसको भी आसानी से उस पे लोन मिल जाएगा। अब ये चीज़ें जो है प्रपोज़ की गई हाईटेक सिटी माड़ूंगे में, लेकिन आज तक वहाँ पे तिनका भी नहीं हिला है। लेकिन जब लोगों की बात को आप देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड बन चुका है। वहाँ का सर्कल देखेंगे चांदनी चौक बन चुका है। पर सच्चाई क्या है कि जहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स ने डेवलपमेंट किया वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब आप रोड हाईवे की तरफ जाएँगे अप्रोच रोड प्रॉपर वाइड है ही नहीं, वही डस्ट है। अब आस-पास आप देखेंगे क्योंकि वहाँ पे जब एक ऑर्गेनाइज़्ड डेवलपमेंट थोड़े सेक्शन में हो गया, प्राइवेट डेवलपमेंट हो गया, तो आस-पास वहाँ गुंठेवारी भी आने लगे। क्यों? क्योंकि लैंड एक्वायर ही नहीं किया गया है। तो अब कल को अगर आप उसे एक्वायर करना चाहेंगे तो एक नई समस्या पैदा होगी कि जिन लोगों ने अपना घर बना लिया, अपने पैसे खर्च कर लिए, वहाँ पे फिर आप उन चीज़ों को कैसे उनको उजाड़ेंगे और फिर से उनको बसाएँगे? तो ये जितनी जगहों पे जो मेन लोकेशन से जुड़े हुए हिस्से हैं जहाँ पे खेती नहीं हो पा रही, पथरीली ज़मीन और आपको पता है कि वहाँ पे अनऑर्गनाइज़्ड कंस्ट्रक्शन होने ही वाले हैं, तो उसे एक्वायर करिए, प्रॉपर उसका लेआउट निकालिए और जो आप लोगों ने 40-40 साल से 50-50 साल से डेवलपमेंट प्लान बना रखे हैं, उसको ज़मीन पे उतार दीजिए, एटलीस्ट केवल रोड इंफ्रा बनाइए। बाकी स्कूल के लैंड पार्सल को वैसे ही छोड़िए, गार्डन के लैंड पार्सल को वैसे ही छोड़ दीजिए और आपका जो स्कूल है वैसे ही छोड़ दीजिए, वो तो आप थर्ड पार्टी को देके भी बनवा सकते हैं। जैसे स्कूल बनता ही है एमिनिटी प्लॉट के अंतर्गत, वैसे हॉस्पिटल कोई भी वेंडर आएगा वो हॉस्पिटल बना के उसको रेंट पे दे देगा या तो कोई हॉस्पिटल वाला ही खुद अपना कंस्ट्रक्शन कर लेगा क्योंकि उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ से काम हो जाएगा। प्लस गार्डन की बात आई तो उसे भी प्राइवेट बॉडी को दे दीजिए, वहाँ पे एक नॉमिनल फी लगा के उसको मैनेज करें, तो प्रॉपर वो मैनेज्ड भी रहेगा, गार्डन भी बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है रोड और ज़ोनिंग चेंज होना और वहाँ पे एक रूल होना कि इतना मार्जिन्स आपको छोड़ना है, तो उससे क्या होगा ऑर्गेनाइज़्ड डेवलपमेंट होगा और ये आने वाले समय के लिए सिर्फ़ लोगों के खरीद-फरोख्त के लिए अच्छी बातें नहीं होंगी। पूरे इकोसिस्टम के लिए जो वहाँ पे रह रहे होंगे, उनकी लाइफ़स्टाइल से लेके जो फ्यूचर में चीज़ें आप आगे भी उसके आगे कुछ बनाना चाहेंगे, तो वहाँ से अप्रोच रोड भी प्रॉपर होगा क्योंकि वाइड रोड वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस बात का ध्यान कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेशन को लेना ही चाहिए। सर पे इलेक्शन है, क्यों ना इसी बात को जो है एक बार गवर्नमेंट सीरियसली लेके कुछ एक्शन पे ले आएँ, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। तो ये अच्छा मौका है और जो लोग भी इसे देख रहे हैं और उनको लग रहा है नहीं इस बात में दम है, ये आइडिया अच्छा है, तो ये चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाइए जो इस पे एक्शन ले सकें। आगे बढ़ते हैं, वी शर्मिष्ठा जी हैं, इन्होंने लिखा है, रेरा से पहले बनी बानेर, बालेवाड़ी और वाकड़ की बिल्डिंग्स को बिल्डर्स ने 10 साल बाद के रेट्स पर पहले ही बेच दिया था। अब यदि उन बिल्डिंग्स के मौजूदा फ्लैट ओनर्स को अपने घर को बेचना हो, तो वे क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज़ कहीं न कहीं फ्लैट के जो प्राइसेज़ हैं, वो थोड़े इन्फ्लेटेड तो रहते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इतने भी नहीं रहते कि आपके कुछ साल पहले जो है, आने वाले 10 साल का जो रेट होगा, उस रेट पे बेच दिया जाए, इतना भी पॉसिबल नहीं है। इसमें होता क्या है, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो जॉइंट वेंचर में जो भी पार्टी है यानी लैंड ओनर है या जिसने भी अपना पैसा लगाया है कोई साइलेंट इन्वेस्टर है यानी कि वो अपना पैसा लगा के चुप है उसको केवल उस पे रिटर्न चाहिए तो ये लोगों का जो मार्जिन वो पहले से सेट है कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या चाहिए वो भी फिक्स हो जाता है और बिल्डर का अपना मार्जिन भी फिक्स हो जाता है और इसके साथ साथ जो अंडर टेबल पैसा जाता है इसका जिक्र नहीं होता है लीगली इसकी बात नहीं होती है पर ये हर जगह पे ये पैसे लगते ही हैं और ये कहीं न कहीं एक काली सच्चाई है, जिसको कि पेपर पे कभी उतारा ही नहीं जा सकता कि ये कॉस्ट कहाँ पे जा रहा है। हर जगह पे तमाम बॉडी हैं, जहाँ से सैंक्शनिंग लेनी है, उसे एक्सपेडाइट करने के लिए खर्चे करने पड़ जाते हैं। और जो मार्जिन है, डेवलपर उसमें भी डेंट लगने नहीं देना चाहता। वो ये सोचता है यार इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं, तो फिर इसमें इतना मार्जिन क्यों ना कमाएँ? तो इन्फ्लेटेड तो है, लेकिन जितना इन्फ्लेटेड हम समझते हैं, उतना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है 30 से 35% के आसपास का मार्जिन डेवलपर बना लेता है और कुछ लोकेशंस पे चीज़ें 5-10% घट भी सकती हैं, कुछ लोकेशन पे 5-10% बढ़ भी सकती हैं। तो अब मान लीजिए कोई रीसेल करना चाहता है, तो पहली बात आपको रियलिस्टिक अप्रोच जो है लेके आना होगा। वहाँ का जो करंट प्राइस है वो देख लीजिए, हमने आपको फ़ॉर्मूला भी बता रखा है। हमेशा यही करिए कि जिस प्राइस पे वहाँ पे फ्लैट बिक रहे हैं, अब वो प्राइस क्या होना चाहिए जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सब कुछ जुड़ा हुआ हो, सिर्फ़ मेंटेनेंस या फिर जो एनओसी चार्जेज़ वो हटा दीजिए।
डिवाइडेड बाई कारपेट एरिया आप कर लो, जो जिसे कि कारपेट एरिया लोग बोलते हैं, पर एक्चुअली वो टोटल एरिया होता है। टोटल एरिया यानी कि जो रेरा कारपेट है उसमें सिर्फ बैल्कनी और आपका ड्राई ड्राई बैल्कनी जो है वो ऐड हो जाता है। तो इसे बिल्ट अप सुपर बिल्ट अप में कंफ्यूज मत होइए। ये टोटल कारपेट कह लीजिए, यानी रेरा कारपेट प्लस बैल्कनी प्लस ड्राई बैल्कनी, ये मिला के टोटल कारपेट हो गया। तो पैकेज को इस टोटल कारपेट से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास एक स्क्वायर फीट का रेट आ जाएगा। और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लीजिए, कोई प्रोजेक्ट अगर 5 एकड़ का है, तो कोई प्रोजेक्ट और भी जो जिसके साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हो वो भी 4-5 एकड़ का है। लगभग सेम साइज़ की ही इन्वेंटरीज़ हैं, यानी कि 2 बीएचके 700 से लेके अगर 800 बना रहे हैं, वहाँ पे भी 750 लेके 850 बना रहे हैं, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। कई जगह ऐसा हो सकता है कि फ्लैट की स्पेस बड़े हो सकते हैं, तो वो उसको आप छोटे फ्लैट के साथ वाले प्राइस के साथ मैच मत करिए। क्यों? क्योंकि उनका टारगेटेड जो बायर है, वो अलग है और जो बड़े साइज़ के फ्लैट बना रहे हैं, उनका टारगेटेड बायर अलग है। इसमें थोड़ी चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा, जब बड़े फ्लैट बनाए जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट कम आती है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जबकि उसे बेचा जो है ज़्यादा रेट पे जाता है। क्यों कम आता है? मान लीजिए छोटे फ्लैट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी टॉयलेट बनाना है उनको, उसमें भी किचन देना है, और अगर बड़े फ्लैट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी किचन, टॉयलेट और मेन डोर देना ही है। तो अगर छोटे फ्लैट बनाए जाएँगे तो लॉबी स्पेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ किचन बढ़ जाएँगे, नंबर ऑफ टॉयलेट्स बढ़ जाएँगे, क्योंकि एक बड़े फ्लैट में जो 1 फ्लैट बन रहा है उसमें 1 किचन देना पड़ रहा है, अगर उसी में 2 फ्लैट बनाए जाएँगे तो 2 किचन बनाने होंगे। उसी के रेशियो में उनको टॉयलेट्स भी एक्स्ट्रा देने होंगे, तो डक्ट का स्पेस भी बढ़ेगा। और ये माइन्यूट काम है, फिनिशिंग का काम है टॉयलेट का, किचन का, जहाँ पे आप देखते हैं मार्बल यूज़ होता है, टाइल्स यूज़ होते हैं, डैडो यूज़ होते हैं, स्कर्टिंग यूज़ होता है, तो उसमें भी समय जाता है। तो कॉस्ट भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। इसलिए बड़े फ्लैट बनाने में अपेक्षाकृत कम समय और सस्ता भी रहता है, अगर सेम क्वालिटी के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। कई बार मान लीजिए वहाँ पे मार्बल यूज़ हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर जो विंडो की क्वालिटीज़ वगैरह है वो अलग लेवल पे यूज़ हो रही हैं, यानी पीवीसी, यूपीवीसी की जो है विंडोज़ वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, स्लाइडर्स, तो वहाँ कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि आप उसे प्रीमियम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सेम तरह के टाइल्स और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं और आप बड़े फ्लैट बना रहे हैं, तो वो जल्दी भी बनता है और सस्ता भी बनता है, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि बड़ा फ्लैट खरीदने वालों की संख्या कम है और वो लोग बड़े साइज़ को ही देख रहे हैं, तो वो बढ़े हुए रेट पे बेचा जा सकता है, क्योंकि वो बायर ऑलरेडी फ़िल्टर्ड होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, अगर आपको बेचना है, रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, अगर इमीडिएट बेचना है, नहीं तो आप अपने प्राइस पे अडिग रह सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं समय का, उसमें थोड़ा आपका समय ज़्यादा लग सकता है। आपके लिए एक्सरसाइज़ बढ़ सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट करें और फिर आप उनके साथ लगातार टच में रहें, और कहीं न कहीं फिर आप वो जो डील है वो क्रैक कर पाएँगे। लेकिन अगर आपको आपको फ़ास्ट निकलना है, तो आप देख लें, एपल टू एपल कंपैरिज़न करके देख लें कि क्या वहाँ का पर स्क्वायर फीट रेट है, आपका स्पेस कितना है और उसमें यूनिकनेस क्या है, उस यूनिकनेस को आप एज़ ए नेगोशिएशन टूल यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं पे भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया, क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। आपका स्पेसिफिक क्या क्राइटेरिया बन रहा है, उसके हिसाब से आप अपने कंसर्न रेज़ कर सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर सौदागर के प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। ये सवाल है विनय जी का, इन्होंने लिखा है, पीएमसी कंस्ट्रक्ट्स रोड्स बट व्हाई डज़ इट नॉट क्लीन अप आफ्टर द वर्क इज़ डन? आफ्टर एवरी रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, debris and loose soil are dumped along the roadside. With every passing vehicle, dust blows up, creating pollution and health hazards. Why has not PMC improved this system? देखिए, इसका जवाब तो पीएमसी दे सकती है और हम लोग भी तमाम चीज़ें इस पे कंसर्न्स रेज करके उठा चुके हैं। इवन जो आप ये बात कर रहे हैं, हमने ये भी देखा हुआ है कि डिवाइडर से लग के जो डस्ट है, जो कूड़े हैं, जो डेब्री है, उसे इकट्ठा करके उस डिवाइडर के बगल में ही रख दिया जाता है और कई बार उस डस्ट को उठा के डिवाइडर में डाल दिया जाता है। आप यहाँ पे क्लिप भी लगा देता हूँ, जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि डस्ट को इकट्ठा करके रखा जा रहा है और जब व्हीकल्स चलते हैं, जैसा आप लिख रहे हैं, सेम ऐसा ही होता है कि वो डस्ट जो इकट्ठा किया गया है और वो फिर उड़ता है, यानी कि उसको कलेक्ट भी नहीं किया जाता। यानी कहीं न कहीं इसमें कॉर्पोरेशन के माइंडसेट को आप पहचान सकते हैं। जैसे होता है ना कि लोहा पुराना हो जाए तो उसमें जंग लग जाता है, तो शायद अगर सिस्टम कई बार पुराने होते हैं तो उसमें भी जंग लगने की संभावनाएँ रहती हैं और वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर बजट का कंसर्न है, लैंड एक्वायर नहीं हो पा रहा है, मिसिंग लिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, रास्ते नहीं ठीक ठीक से बन पा रहे हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये तो डेली के एक तरीके से रूटीन होना चाहिए।
ये रूटीन ऐसा ही होना चाहिए कि भाई डस्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे उस जगह तक पहुँचाइए जहाँ पर उसे पहुँचना है। ये बहुत बड़ा एक तरीके से सवालिया निशान है। साथ ही साथ अभी कई ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा थे, उसे कम किए गए और आप जब पुणे शहर में घूमते हैं तो आपको ब्रेकर्स ही ब्रेकर्स नज़र आते हैं। ब्रेकर्स पे आपको व्हाइट पट्टी मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि आप वहाँ पे ज़ेब्रा लाइन बनाइए, लोगों को पता तो चले कि यहाँ पे ब्रेकर बनाए गए हैं, स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कितने एक्सीडेंट इसके चलते होते हैं। लोगों की व्हीकल्स कितना इम्पैक्ट होती है इससे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा क्योंकि सिटी बढ़ रही है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। लोग अगर यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और कहीं न कहीं लोगों के जो लाइफ़ स्टैंडर्ड्स हैं, उसे इम्प्रूव करने की ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है, स्टेट गवर्नमेंट की है और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि लगातार अगर देखिए ये चीज़ें होती रहेंगी तो लोगों का ट्रस्ट टूटता है और कहीं न कहीं ये ओवरऑल पूरे सिटी का नुकसान है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए और जो ये बातें आपने उठाई हैं ये हमने तमाम रील में, तमाम वीडियोज़ में उठाया हुआ है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसे देखा भी होगा और ऐसे ही कंसर्न्स अगर आप लोगों को देखने में आता है तो प्लीज़ वो वीडियोज़ आप हम तक व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि उसे भी हम लोग आप लोगों तक दिखाएँ जिससे कुछ न कुछ पॉजिटिव हो सके। यही सौदागर का मकसद है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।